तो आइए दोस्तों, द डिप्लोमेट मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की शुरुआत होती है पाकिस्तान के बुनेर से, जहां पर कि हमें ताहिर नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपनी वाइफ मतलब कि उजमा अहमद को कहीं पर लेकर जा रहा होता है। और उजमा जो है वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। और फिर थोड़ी देर के बाद मालूम चलता है कि ताहिर के साथ उजमा जो है वो इंडियन एम्बेसी जा रही है। यहाँ पर कौन सा काम है ये तो नहीं पता, लेकिन बहुत ही जरूरी काम है ये जरूर पता है। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद अभी उन्हें अंदर जाने की एंट्री नहीं मिली थी और ना ही उन्हें किसी ऑफिसर से मिलने दिया जा रहा था। इसलिए यहाँ पर ताहिर जो है वो अपने साथी के साथ बाहर जाकर सिगरेट पीने लगता है। और ये मौका देखकर उजमा अहमद जो है वो तुरंत ही इंडियन एम्बेसी के अंदर पहुंच जाती है। सभी लोग पूरी तरह से डर जाते हैं कि आखिरकार ये लड़की कौन है जो कि अंदर घुस आई है। तभी तिवारी कहता है कि हमें इस लड़की को तुरंत ही बाहर ले जाना होगा क्योंकि हो सकता है कि इसने अपने साथ बॉम्ब लेकर आई हो। लेकिन उजमा उन सभी को बताती है कि अगर मैं बाहर गई तो वो लोग मुझे मार डालेंगे। तभी यहाँ पर इंडियन एम्बेसी में डिप्टी कमिश्नर की एंट्री होती है जिनका नाम है जेपी सिंह। वो यहाँ पर आकर सारा मामला जानने लगते हैं कि आखिर ये लड़की कौन है और यहाँ पर क्यों आई है। वो बताती है कि यहाँ पर मुझे जबरदस्ती लाया गया है, वो इंडिया वापस जाना चाहती है। ताहिर नाम के आदमी ने उसके साथ फ्रॉड किया है, उसके साथ जबरदस्ती शादी की है और उसने उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर भी किया है। ऐसा कोई दिन नहीं गया है जब उसका दिन जो है वो नर्क की तरह ना लगा हो। लेकिन जेपी को अभी भी यहाँ पर उजमा के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। हो सकता है कि ये कोई एजेंट है और वो कोई शिकार बन रहे हो, इसलिए वो उससे सारी इन्फॉर्मेशन पूछने लगता है कि आखिरकार तुम्हें पाकिस्तान का वीजा कैसे मिला। यहाँ पर उजमा बताती है कि पाकिस्तान में उसके कुछ रिलेटिव्स हैं और ताहिर ने ही बताया था कि आखिरकार कैसे अप्लाई करना है, कि अगर रिलेटिव्स के बारे में बताओ तो फटाफट वीजा मिल जाता है। लेकिन जेपी कहता है कि एक शहर से दूसरे शहर की जाने की परमिशन नहीं होती है, तो फिर तुम कराची से बुनेर कैसे पहुंच गई। लेकिन उमजा बताती है कि उसे कुछ भी नहीं मालूम है। ताहिर ने कितनी चालाकी से उसे बुनेर ले गया उसे बिल्कुल भी पता नहीं चला। जेपी यहाँ पर उमजा से कहता है कि क्या तुम्हारी पुलिस रिपोर्टिंग हुई थी, तुम्हारे पास कोई इमिग्रेशन है। ये सारी चीजें यहाँ पर उमजा के पास नहीं थे, जिस वजह से यहाँ पर जेपी को उमजा के ऊपर और भी ज्यादा डाउट हो रहा था। जिसके बाद उसके शरीर के निशान को देखा जाता है कि आखिरकार यहाँ पर उमजा को मारा भी गया है या फिर उमजा बस झूठ बोल रही है। जब उसके शारीरिक चोटों को देखा जाता है तो इससे तो ये बात तो साबित हो जाती है कि उसे यहाँ पर ताहिर ने बुरी तरह से मारा है। तो सब कुछ वेरिफिकेशन हो चुका था। जेपी को भी मालूम चल चुका था कि उमजा जो है बिल्कुल ठीक बोल रही है और वो इंडिया वापस जाना चाहती है क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म हुए हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए यहाँ पर जेपी सिंह जो है वो तुरंत ही पाकिस्तान के कुछ मिनिस्टर्स के पास जाकर ये सारा मसला उन्हें बता देता है। वो उनसे कहता है कि हमें उमजा को जल्द से जल्द इंडिया वापस पहुंचाना होगा वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी तरफ ताहिर जो है वो अभी भी बाहर इंतजार कर रहा था, लेकिन अभी तक उमजा जो है वो वापस नहीं आई थी। वो समझ गया था कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। अब रात हो जाती है और हम देखते हैं कि जेपी सिंह जो है वो सुषमा स्वराज के पास कॉल करता है जो कि विदेश मंत्री है। वो उमजा के केस में उन्हें सब कुछ बता देता है और वो उनसे ये भी बता देता है कि वो बिल्कुल ठीक बोल रही है और हमें उसे जल्द से जल्द इंडिया भेजना होगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला था क्योंकि पाकिस्तान के कुछ एजेंट्स जो है वो इसमें टांग अड़ा रहे थे। और तभी ये बात जो है वो मीडिया में फैल जाती है। ताहिर ने सारे मीडिया में बोल दिया था कि उसकी वाइफ को जबरदस्ती वहाँ इंडियन एम्बेसी में रखा गया है और उसे मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। तो वहाँ मीडिया के द्वारा इंडियन एम्बेसी को बुरा बताया जा रहा था। तब सुषमा स्वराज यहाँ पर जेपी सिंह को एक सजेशन देती है कि ताहिर ने तो मीडिया के सामने सब कुछ कह दिया है और अगर उजमा भी मीडिया के सामने और कोर्ट के सामने बयान दे दे तो फिर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो जेपी सिंह ऐसा ही करने का सोचता है। लेकिन फिलहाल तो जेपी सिंह यहाँ तिवारी से कहता है कि वो ताहिर के ऊपर नजर रखे, वो जहाँ जहाँ भी जा रहा है उसके ऊपर नजर रखो। तब जेपी सिंह तुरंत ही उजमा के पास जाता है। वो उसे बताता है कि तुम्हें कल ही मीडिया के सामने और यहाँ कोर्ट में भी जाना होगा और वहाँ अपना बयान देना होगा, तभी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। लेकिन उजमा कहती है कि वो ताहिर को फेस नहीं कर सकती है, इसलिए वो कोर्ट नहीं जाने वाली है। लेकिन जेपी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उजमा ऐसा क्यों कर रही है। अगर उसे वापस इंडिया जाना है तो उसे तो इतना करना ही पड़ेगा। उजमा बताती है कि वो ताहिर को फेस क्यों नहीं कर सकती, इसकी एक वजह है और तब जाकर वो अपनी सारी कहानी बताती है। वो बताती है कि वो कुछ महीने पहले मलेशिया गई थी काम की तलाश में। जब वो मलेशिया पहुंची तो उसे कोई काम तो नहीं मिला, लेकिन उसकी मुलाकात ताहिर नाम के बंदे से हो जाती है। जब वो ताहिर से मिली थी तो ताहिर बहुत ही सीधा साधा और बहुत ही ज्यादा केयरिंग बंदा था।
मालूम चलता है कि उजमा जो है वो 28 साल की है और उसकी एक नूर नाम की बेटी भी है। तो मलेशिया में ताहिर और यहाँ उजमा के बीच में एक अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। कहीं ना कहीं ताहिर तो उससे प्यार करने लगा था और उजमा भी कहीं ना कहीं यहाँ पर ताहिर को चाहने लगी थी। कुछ दिन बाद मालूम चलता है कि उजमा की बेटी नूर को थैलीसीमिया नाम की एक बीमारी हो जाती है। तब उजमा बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है क्योंकि वो ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव था। लेकिन यहाँ पर ताहिर उसे सपोर्ट करता है। वो कहता है कि मैं इसका ट्रीटमेंट करवा सकता हूँ, बस तुम्हें पाकिस्तान आना होगा क्योंकि वहाँ पर नेचुरोपैथी के द्वारा इसका इलाज संभव है। तब वो उसकी बात मान लेती है और उसके कहने के मुताबिक उसे जैसा वीजा चाहिए था वैसा उसे वीजा भी मिल जाता है और वो तुरंत ही पाकिस्तान पहुँच जाती है। और वहाँ पहुँचने के बाद वो पहुँचती है बुनेर। वो एक ऐसी जगह है जो जगह बहुत ही ज्यादा खराब थी। शुरुआत में उसे इस बात का अंदाजा हो गया था कि ये जगह बहुत ही ज्यादा खराब है। वहाँ पहुँचने के बाद उजमा ने देखा कि ताहिर जो है वो बहुत ही अलग इंसान है। उसकी शादी हो चुकी है और उसके बच्चे भी हैं। वो यहाँ पर उसे फ्रॉड करके लेकर आया है। वो उजमा के साथ यहाँ पर बुरी तरह से बर्ताव करता, उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट करता और उसे बुरी तरह से मारता। ऐसा कोई सा दिन नहीं जा रहा था जब उजमा ने तकलीफ ना सही हो। और फिर कुछ ही दिनों के बाद बंदूक की नोक पर ताहिर यहाँ पर उजमा से शादी कर लेता है और फिर उसे उसी तरह से मारता। कुछ दिन बाद उसके हाथ एक मोबाइल लगता है। तब वो तुरंत ही अपने रिलेटिव्स के पास कॉल करती है जो कि मलेशिया में रहते हैं। तो आमिर नाम का बंदा यहाँ पर उजमा को कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि तुम्हें कुछ भी करके किसी भी तरह से इंडियन एम्बेसी पहुँचना होगा, क्योंकि अगर तुम्हारी कोई मदद कर सकता है तो सिर्फ वही लोग हैं। तब उजमा ऐसा ही करने लगती है। सबसे पहले तो वो ताहिर को मनाती है, अच्छे से उसके साथ बर्ताव करती है और फिर वो उससे कहती है कि हमारे यहाँ एक रस्म है, जब दो लोगों की शादी होती है तो हमारे यहाँ से बहुत सारा दहेज आता है, लगभग 10 लाख रुपए मिल सकते हैं। ये सुनने के बाद ताहिर भी खुश हो जाता है। वो कहता है कि इसके बारे में हमें इंडियन एम्बेसी को खबर करनी होगी, तब जाकर वो हमारे पास पैसे ला कर देंगे। ये सुनने के बाद अगले ही दिन ताहिर उजमा को लेकर इंडियन एम्बेसी पहुंच जाता है और जब वहां उजमा पहुंची तो वो तुरंत ही अंदर घुसकर सारी चीजें यहाँ पर सारे ऑफिसर्स को बताती थी। उजमा यहाँ पर जेपी सिंह से कहती है कि अगर किसी इंसान ने आपको आपकी बिना मर्जी के रोज टॉर्चर किया हो और आपके साथ इतना बुरी तरह से बर्ताव किया हो कि आप उसके साथ रहने की वजह मरना पसंद करेंगे, तो आप उसके सामने कैसे जा सकते हो? शायद आप औरत नहीं हो इसलिए आप मेरा दर्द नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जेपी सिंह कहता है कि मैं आपका पूरा दर्द समझ रहा हूँ और मैं तुम्हें इंडिया जरूर पहुंचाऊंगा। तब जेपी सिंह तुरंत ही सैयद नाम के एक वकील के पास कॉल करता है जो कि एक अच्छा वकील है और उसकी सारी प्रॉब्लम को समझ भी रहा था। वो उसे सारी चीजें समझा देता है और सैयद भी उसका केस ले लेता है। वहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तिवारी जो है वो अभी भी ताहिर के ऊपर नजर रख रहा था। वो पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस वालों से कह रहा था कि उसकी वाइफ उजमा को इंडियन एम्बेसी वाले ने जबरदस्ती रखा है। ये सारी चीजें तिवारी बाहर से देख रहा था और फिर थोड़ी देर के बाद ही तिवारी के पास जेपी सिंह का कॉल आता है। वो उससे कहता है कि तुम ताहिर के ऊपर नजर रख रहे हो ना। यहाँ पर तिवारी बताता है कि ताहिर उसके सामने ही है और वो पुलिस स्टेशन में है। तब यहाँ पर जेपी सिंह कहता है कि तुम एक काम करो, ताहिर के पास जाओ और उससे ना मेरी बात कराओ। तब जेपी सिंह कहता है कि क्या बात कर रहे हैं सर आप, मैं उन्हें इतनी दूर से देखने में डर रहा हूँ, मैं उनके पास आखिरकार कैसे जाऊंगा? लेकिन जेपी सिंह उससे कहता है कि तुम्हें जाना ही होगा। तब तिवारी ताहिर के पास जाता है और उसकी बात जेपी सर से कराता है और फिर अगली सुबह हम देखते हैं यहाँ पर ताहिर को, जो कि जेपी सर से मिलने के लिए इंडियन एम्बेसी पहुंच चुका था, क्योंकि रात को जेपी सर ने ताहिर से कह दिया था कि अगली सुबह 11 बजे अगर वो इंडियन एम्बेसी आ जाता है तो हम आपकी मुलाकात उजमा से करा देंगे। लेकिन ये दरअसल में जेपी सिंह की एक बहुत बड़ी चाल थी, क्योंकि जेपी सिंह ने यहाँ पर ताहिर और उसके लोगों को उलझा कर रखा था और उसका टाइम वेस्ट वो लोग कर रहे थे। वो इसलिए क्योंकि वहाँ उजमा जो है वो चुपचाप मजिस्ट्रेट कोर्ट पहुँच चुकी थी और मीडिया के सामने भी उसने सारा बयान दे दिया था और अब ये बात मीडिया में भी पूरी तरह से फैल जाती है। जब यहाँ पर जेपी सिंह का काम हो जाता है तो वो ताहिर को कहता है कि अब हम आपकी बात उजमा से बुधवार के दिन कराएंगे। लेकिन ताहिर के पीछे भी आईएसआई का हाथ है, इस वजह से वो पीछे नहीं हट रहा था। उन्होंने भी कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी थी, जिस वजह से अब तो यहाँ पर उजमा को कोर्ट के सामने पेश होना ही था। लेकिन आखिरकार उजमा जो है वो ताहिर को फेस कैसे करेगी, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। और इससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब उजमा को कोर्ट ले जाया जाएगा तब रास्ते में ये लोग हमला जरूर करेंगे
और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली थी। पर जज साहब से कह रहा था कि उजमा यहाँ पर ताहिर को फेस नहीं कर सकती है, इसलिए वो कोर्ट नहीं आ सकती है। लेकिन जज साहब का कहना ये था कि अगर उजमा यहाँ पर सारी चीजें कह देती है ताहिर के सामने तो उसकी बातें सच हो जाएगी। उजमा बालिग है और अगर उसके साथ सचमुच ही बुरा हुआ है और अगर ये सारी बातें वो हमारे सामने कह देती है तो फिर उसे इंडिया जाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। लेकिन प्रॉब्लम तो यही है कि आखिरकार उजमा ताहिर के सामने कैसे जाएगी। यहाँ पर जेबी सिंह उजमा को समझा रहा था कि तुम्हें अब किसी भी हालत में ताहिर के सामने जाना ही होगा, क्योंकि हम तुम्हें 3 हफ्ते से ज़्यादा यहाँ पर नहीं रख सकते हैं। अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो हम तुम्हें ताहिर के हवाले कर देंगे और या फिर तुम कोर्ट जाकर सारी चीज़ें जज साहब के सामने कह दो ताकि तुम यहाँ से इंडिया चली जाओ। बस तुम्हें थोड़ी सी हिम्मत दिखानी है जिसमें मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। जेपी सिंह यहाँ पर उजमा को एक फ्लैशबैक का सीन दिखाता है। वो कहता है कि कुछ साल पहले इंडियन एम्बेसी पर एक हमला हुआ था। वो हमला हम रोक नहीं पाए थे और इस हमले में कई सारे लोगों की जान चली गई थी। वो हमला इतना भयानक था कि आज भी उन लोगों की चीखें उसके कानों में गूंजती है। वो उन्हें भूल नहीं पा रहा है क्योंकि वो हमला वो रोक नहीं पाया था। आज भी ऐसा ही हो रहा है। अगर तुम्हें हमने ताहिर के पास भेज दिया और अगर हम तुम्हें इंडिया नहीं भेज पाए तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा, इसलिए तुम्हें ये करना ही होगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए ये बहुत मुश्किल होने वाला है, लेकिन अगर ये तुम कर देती हो तो तुम अपनी बेटी के पास वापस जा सकोगी, तुम इंडिया वापस जा सकोगी। तब उजमा भी कोर्ट जाने के लिए राजी हो जाती है और अब वो अगले ही दिन कोर्ट में जाने वाले थे। लेकिन रास्ते में क्या होने वाला है ये जेपी सिंह बहुत अच्छे से जानता है। जब वो लोग यहाँ से जा रहे थे तो यहाँ पर अचानक से उनके ऊपर हमला हो जाता है और ताहिर के बहुत सारे लोग यहाँ पर आ जाते हैं। जेपी सिंह इसके लिए पहले से ही तैयार था, इसलिए उसने पाकिस्तान के कुछ मिनिस्टर्स के पास कॉल कर दिया था और उन्हें सब के बारे में बता दिया था। जब उन लोगों ने कार को घेरा तो यहीं पर आईएसआई का एक एजेंट भी मौजूद था जिसके पास एक कॉल आता है और इन लोगों को कार से दूर करने के ऑर्डर्स आ जाते हैं, जिस वजह से सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। अब थोड़ी देर के बाद ही जेपी सिंह यहाँ उजमा को लेकर कोर्ट पहुँच जाता है, लेकिन कोर्ट में पेश होने से पहले यहाँ पर उजमा जो है सुषमा स्वराज से बात करती है। सुषमा स्वराज यहाँ पर उजमा से कहती है कि तुम्हें कोर्ट में जाकर बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। तुम इंडिया की बेटी हो और हम तुम्हें पूरा सपोर्ट करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए हम तुम्हें इंडिया वापस ला कर ही रहेंगे। इतनी बात सुनने के बाद तो उजमा के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो तुरंत ही जज साहब के सामने सारी चीजें बोल देती है जो कि ताहिर ने उसके साथ किया था। वो बताती है कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है। ताहिर ने मलेशिया से उसे जबरदस्ती लेकर आया और उसके साथ जबरदस्ती शादी की। वो मुझे रोज मारा करता था और उसे टॉर्चर किया करता था। इतना बोलने के बाद तो जज साहब यहाँ पर अपना सारा डिसीजन जो है वो उजमा के फेवर में पेश कर देते हैं और कहते हैं कि वो बालिग है और अगर वो इंडिया वापस जाना चाहती है तो वो जा सकती है, उसे कोई नहीं रोकेगा। और तो और ताहिर ने उसके ऊपर जुल्म भी किए हैं, इसलिए उसका यहाँ पर रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। यहाँ पर सैयद जज साहब से कहता है कि ताहिर के लोग बहुत ज्यादा भड़के हुए हैं, इसलिए हमें सिक्योरिटी चाहिए होगी क्योंकि उजमा को हमें बागा बॉर्डर तक भेजना है। तो यहाँ पर जज साहब ने सिक्योरिटी का इंतजाम तो कर दिया था, लेकिन जेपी सिंह बहुत अच्छे से जानता है कि ताहिर के लोग इस तरह से बाज नहीं आने वाले। वो जरूर रास्ते में आएंगे और उनके ऊपर हमले भी करेंगे क्योंकि आईएसआई के लोग उनका साथ दे रहे थे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जेपी सिंह रात को ही अपना सफर शुरू कर देता है। यहाँ पर ताहिर और उसके लोगों को मालूम नहीं चला था, लेकिन पुलिस वालों के द्वारा यहाँ पर सारी चीजें मालूम चल जाती है। कुछ 1 घंटे के बाद उन्हें हर एक चौकी के द्वारा पुलिस वाले सिक्योरिटी देने के लिए आएंगे, लेकिन इसमें टाइम वेस्ट हो रहा था और अब ताहिर के लोग भी यहाँ पर रास्ते में आ चुके थे। वो किसी भी हालत में उजमा को बागा बॉर्डर तक नहीं जाने देंगे, इसलिए वो यहाँ पर एक ताबड़तोड़ हमला करते हैं। लेकिन बदले में यहाँ पर पाकिस्तानी पुलिस भी जेपी सिंह का साथ देते हैं और वे लोगों से लड़ रहे थे और आखिर में यहाँ पर ताहिर और उसके लोगों की हार होती है और जेपी सिंह यहाँ पर उजमा को सही सलामत बागा बॉर्डर तक भेज देता है। उजमा जब इंडिया पहुंची तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। सुषमा स्वराज उसे खुद लेने के लिए आई थी, तो जेपी सिंह ने उजमा को अपने देश की बेटी को वापस सौंप दिया था। नाम सवाना जैसी फिल्म और स्पेशल ऑप्स जैसी वेब सीरीज के निर्देशक रह चुके शिवम नायर ने सच्ची घटना को फिल्म में तब्दील करते हुए कहीं भी ओवर द टॉप नहीं बनने दिया। जॉन अब्राहम जैसे एक्शन स्टार की मौजूदगी में
ऐसे होने की संभावना बहुत ही प्रबल थी, मगर शिवम ने किरदारों को रियलिस्टिक ढंग से पेश किया है। फिल्म की शुरुआत थोड़ी धीमी गति से होती है, मगर फिर कहानी अपने थ्रिलर अंदाज में आगे बढ़ती है।